आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का प्रोग्राम हर ख़ास व आम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है तो जो बेमकसद उसूल बिला वजह के नज़रियात लेकर के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की सवानी उम्री पढ़कर जिहाद के सपने देखते हुए अपनी आँखों में और जवानी के दिन देखते हैं और फिर उसके बाद एक रोज़ खामोशी से मर जाते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जो फ़ाते आज़म सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सवाने उम्री पढ़कर ख़ुद को उस दौर में महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हमने सितवत के किन किन मनाजिल को देखा, हासिल किया और क्यों इस दौर में हमारी ज़बू हाली है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी बिल्कुल नहीं है जिन्होंने नसीम हिजाज़ी की फ़रसूदा और बेहुदा नावल पढ़ करके ख़ुद को इस्लामाइज्ड पाया, ख़ुद को मुहिब वतन पाया। हालांकि हुब्बुल वतनी तो एक जज्बा है और वो भी ऐसा बेकार जज्बा है जिसकी कदर करना मेरा नहीं ख्याल है कि आजकल किसी के लिए भी ज़रूरी है या कोई जानता भी है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। ये प्रोग्राम नज़रियात से आरी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ हर बात में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। सूद और ज़िया से पाक लोग इस प्रोग्राम से दूर रहें तो बेहतर होगा। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, बिलाखिर वही हुआ कि जो होना था और जो होने के लिए जा रहा है। इस्लामाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार को शहीद कर देने और दूसरे को ज़ख्मी कर देने वाले अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो करीन क़यास था। वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा की एक मुश्तरका सिटिंग में ये तय पाया कि चूँकि ये हज़रत जो हैं वो सिफारतकार हैं और इनको वियना कन्वेंशन एंड वॉटेवर की वजह से सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए इन पर हाथ डालना तो दूर की बात है, इनका नाम ECL में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जो हमने पेशन गोई की थी उसके मुताबिक इन्वर्टेड कॉमास में बखैर खूबी तय पा चुका। उसके बावजूद हमारा कहना यह है कि खारजा पॉलिसी कंफ्यूज नहीं, तरजीह मुल्की मफाद है। अमेरिका समेत किसी मुल्क के नहीं अपने कौमी मफाद को देखते हैं। अक्ल का अंधा, कानों का बहरा, होश व हवास से आरी माफौकुल वॉटेवर इंसान भी इस बयान पर यकीन करेगा जो हमारी वजारत ख़ारजा देकर और हमें बेवकूफ़ बनाने की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोशिश कर रही है। अगर हम अपना कौमी मफाद देखते हैं तो हमारा कौमी मफाद हमारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर फिर दीत और माफ़ी और सिफारती इस्तिस्ना में क्यों होता है। कल हम लोग बेहिस थे, चलो समझ में आता है। वो जो कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI जो कहते हैं कि एक टेलीफोन पर ढेर हो गए और ये कर दिया और वो कर दिया और हम होते तो तलवार निकाल के और बिल्कुल हलक तक अतड़ियाँ निकाल लेते। कहाँ है हजरत वो सब? इदारे हुकूमत का मुंह देख रहे हैं, हुकूमत दीवार की तरफ देख रही है। दीवार के उस तरफ कौन है? अमेरिका बहादुर। हमने किया क्या? हमने ये किया, अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ ने गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने एयर टिकट का सुराग लगाकर फ़रार की कोशिश नाकाम बना दी, जिस पर कर्नल जोसेफ वापस सिफारत खाने लौट गए। आज तक अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसकी भी कटिंग मेरे पास मौजूद है जो बता रही है कि अभी तक सिर्फ मौसूफ का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हुआ है, मुअत्तल हुआ है, रादर मनसूख करना तो कुछ। कर्नल जोसेफ को ना जाने की इजाज़त देने पर अमेरिका बहादुर बाज़ाब्ता तौर पर हमसे नाराज़ हो चुका है और इसके बाद जो कुछ हुआ है वो है अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकारों की नक़्ल व हरकत महदूद कर दी। अमेरिका में बहुत कुछ दरख्त, फूल, पहाड़, पौधे बहुत कुछ हैं भाई। ये शनाख्ती कार्ड आगे हटाओ। वाशिंगटन में 25 मील के अंदर सफ़र की हिदायत, 40 मील के लिए पहले से इजाज़त हासिल करना लाजिम करार दे दिया गया। पाबंदियों का इतलाक़ 1 मई से होगा और इससे पहले अमेरिका बहादुर ने यह खबर लीक होने के बाद एक झूठ मूठ की प्रेस रिलीज़ भी जारी की। वो अखबारात ने बड़ी मनवान शाया भी कर दी क्योंकि ज़ाहिर है कि नाराज़गी का खौफ भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब आपको क्या लगता है कि क्या होने के लिए जा रहा है?
एक ख़त अरसाल किया गया था वजारत दाखिला को। ज़ाहिर है कि मैं उसकी तफसील आपको बता चुका हूँ। वजारत दाखिला वजारत ख़ारजा की एक मुश्तरका बैठक में ये बात तय हो गई कि अमरीकी सिफारतकार, जिसे सिफारतकार बताया जा रहा है, जो दरहकीकत मिलिट्री अताशी है, उसको चूँकि वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उसका नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। अगर आप किसी एक शख्स का नाम ECL में नहीं डालेंगे तो कौन सी ताकत है जो उसको मुल्क से फ़रार होने से रोक सकती है? पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से हमारे मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन अफराद ने साजिश के तहत, मैं लाउड एंड क्लियर कह रहा हूँ, हुकूमत के लोगों ने लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ, किस तरह से जर्मन नजाद CEO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या वॉटएवर, जो उसका मुश्किल सा नाम था, PIA का, जिसने बेड़ा गर्क करने में अपना किरदार अदा किया, किस तरह से उसको होशियारी से उसका नाम पहले ECL से निकाला, उसके बाद वो इस मुल्क से ही दाल फे ऐन हो गया। एक मिसाल काफ़ी नहीं थी आपके पास? ECL से नाम रोकने के बाद, ECL में नाम शामिल ना करने के बाद कौन है जो इसको रोक सकता है? पहला काम तो आपने उसके लिए खुद ब खुद आसान कर दिया। एक मैगज़ीन है बिला वजह की खबरें फैला रहा है, लिख रहा है कि दियत की रकम देने के लिए हुकूमत ने खिदमात पेश कर दी, पुरकशिश पैकेज देकर वर्सा को ख़रीदने की इब्तदाई कोशिशें नाकाम, कातिल कर्नल की हवालगी, अमरीका ताउन करने पर बिल्कुल तैयार नहीं, लिबरल्स और नाम नहाद सिविल सोसाइटी को सांप सूंघ गया। ये ज़्यादती है, मेरा ख्याल है ज़्यादती है। लिबरल्स और सिविल सोसाइटी क्या करेंगे? कुरान करीम की मुताद्दिद आयात हैं, मवाजना कर लीजिए। मैं तो खैर इतना इल्म नहीं रखता, जो साहिब इल्म है वो तो ख़ुद बेहतर जानते होंगे। अहादीस मुबारका में मौजूद है अपनी सोवरेनिटी, जिसका मुजाहरा हम लोग हर साल 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर और न जाने किस किस दिन पे करते हैं। इधर से जहाज़ आता है, धुआं निकाल के उधर चले जाता है, उधर से तीर आता है और उधर चला जाता है। ये सब दिखा दिखा करके हम दुनिया को डराते हैं। वो तीर चलाएगा कौन? इतना जिगरा है कि इसमें कि वो तीर छोड़े, और वो भी अमेरिका की जानिब? तो हुकूमत कौन चलाएगा? यहाँ तो वो लोग जो इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका भी ये हाल है कि विकी लीग से बता चुकी है कि वो अमरीकी सफ़ीर के सिर्फ पाँव नहीं पड़े थे कि अल्लाह रसूल का वास्ता मुझे वज़ीर आज़म बना दो। अब पश्तों में ये वज़ीर आज़म बात करता हुआ कैसे लगता? ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि इस तरह की कोई घड़ी हमें देखना नसीब नहीं हुई। लेकिन ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि नई बोतल में वही पुराना मशरूब हमें सर्व करने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो जो पहले हराम था आज हलाल क्यों हो गया? पहले एक मिलिट्री डिक्टेटर को सारे जमहूरिये मिलकर के कोसते थे, अब उन जमहूरियों को क्यों सांप सूंघ गया? कोई एक हुकूमती एहलकार है, कोई एक निडर, जरी, बेबाक, बेलौस सियासतदान है जिसका इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट आया हो, आपकी नज़र से गुजरा हो? चलो मेरी नज़र चूक गई, मैं दानिस्ता हुकूमत को रगड़ा देने की पे तुला हूँ, मान लीजिए एक सेकंड के लिए। रेमंड डेविस की तरह अगर आपको इसको भी बाहर भेजना है हुजूर तो भेजिए, लेकिन वही सब मकर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मत कीजिए जो पहले आप कर चुके हैं। I can go on and on and on this particular specific topic. Again, मैं उन तमाम हजरात से, उन तमाम अफराद से जो मुझे सुन करके जिनके मुंह का मज़ा कड़वा हो गया है, उन तमाम अफराद से जिन्होंने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान इन पर्टिकुलर और पाकिस्तान बनने के तमाम तर वाक़यात सोच कर, सुन कर, पढ़ अपने आप को मुहिब्बे वतन पाया, मैं उन तमाम लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ कि आज के प्रोग्राम का ये पहला सेगमेंट मैं उनकी नज़र ना कर सका, क्योंकि ये प्रोग्राम सूद व ज़िया के मुताल्लिक़ था। सूद व ज़िया के बगैर पाकिस्तान में, मैं दुनिया के बारे में जानता नहीं, दुनिया का अभी दाल भी देखना बाकी है, पाकिस्तान में तो कम से कम उनकी दाल नहीं गलती। इसके बाद हम आएंगे जमहूरियत को और जमहूर के मसीहाओं को नजरान अक़ीदत पेश करेंगे अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना अशरफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शो में शरीक हैं। आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर उस्मान डार साहब, पहले आपका सब्र और हौसला देखे लेते हैं। ये मुझे बताइएगा
खबर बता रही है इमरान खान का बिकने वाले 20 अरकान के खिलाफ इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में करोड़ों रुपए लेकर वोट बेचने पर शो कॉज। सर बहुत देर की मेहरमा आते आते, लेकिन टिपिकल इमरान खान नजर आए जो बहरहाल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और विकेट उड़ा देते हैं। उड़ा तो दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि थोक की तादाद में ऐन गैन अफराद को पार्टी में शामिल करने के बाद सिर्फ मखसूस लोगों को निशाना बना करके और ज़कात देने की कोशिश की गई है पार्टी में से। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक नेगेटिव तासुर देने की कोशिश की जा रही है। एक ज़बरदस्त फैसला किया है मेरे लीडर इमरान खान ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। कहने वाली बात ये है कि जब सेनेट इलेक्शन ख़त्म हुए, ऑन रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा हम थारो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन जिन लोगों ने अपना ज़मीर बेचा है, जिन जिन लोगों ने वोट बेचा है, उनको हम कौम के सामने लेके आएंगे। अब वो इन्वेस्टिगेशन अब जाके कंप्लीट होती है और जो जो नाम सामने आते हैं उनको शो काज नोटिस दे दिया जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हमने करने में कोई डिले कर दिया। एक पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है कि ऐसे ही तो नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगा देना था कि इसने अपना वोट बेचा है। अब उन लोगों को या उन जमातों को फिक्र है कि जिनके दीगर जमातों के MPs ने वोट बेचे हैं। अब उनका काम है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। 70 सालों में पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, किसी जमात ने ये एक्शन नहीं लिया। सर लेकिन 70 सालों में ये तो मुताबिक होता रहा है कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तब तू चल मैं आया वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे नदीम अफजल चंद, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ़ फरमाइएगा, कि उनके जाने से PPP के साथ जो पंजाब में जो कुछ भी हुआ है, इससे पहले कि मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास जाऊँ और नदीम अफजल चंद साहब के लिए ताज़ियती अल्फाज अदा करूँ, राना अरशद साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुजूर ये बताइए कि साद रफ़ीक साहब का पहले जोश, जज्बा, वलवला जो था, शौक़ शहादत, वो सब ने देखा, लोहे के चने एंड वॉटएवर, और उसके बाद कोर्ट रूम में उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर एक ज़बरदस्त किस्म की दास्तान लिखी जा सकती है। और अब उनका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, मुख्तारा माई टाइप स्टेटमेंट आया है। फरमा रहे हैं जितना सताना है सता लो, खुदा देख रहा है। हुजूर खुदा याद आने में इतनी देर लग गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, उसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट, सूबा, मरकज़ के अहदेदार रहे, फिर यूथ विंग के सेक्रेटरी जनरल रहे, फिर मुस्लिम लीग के अहम अहदेदार रहे और आज भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अदारों का एहतराम हमने हर दौर में किया है और हालात तो वाक़यात सब के सामने हैं। देखना, आज जो हालात हैं गवर्नमेंट में होते हुए भी जो हमें ये भी ताना मिलता है कि आप गवर्नमेंट में हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ वाक़यात आपने देखे हैं, हमने तो ज़बान से कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम ये ज़रूर अर्ज़ करते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी 1973 के आइन के मुताबिक अपने हकूक़ रखते हैं और हमें भी जीने का हक़ दिया जाए। हमें भी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कोई अहमियत रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने आवाम से मैंडेट लिया है और जब आवाम मैंडेट देती है तो उसका एहतराम करना मेरा ख्याल है कि सब का के लिए ज़रूरी है। जैसे हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं, जैसे जैसे अदलिया के फ़ैसले आए हमने मनो जान से उनको कबूल भी किया, एक्सेप्ट भी किया, अमल भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, इत्साब सबका होता हुआ नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर आप नामा को देखेंगे तो तकरीबन 450 लोगों के नाम थे, किसी के भी मतलब मेरा ख्याल है कोर्ट ने किसी को भी आज तक नहीं बुलाया और अगर मेरा ख्याल है कि बुला लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, काइंडली मुझे कता कलामी की गुंजाइश निकालनी दीजिए सर। लेकिन ये मुझे बताइए, रेलवे में 55 अमरीकी इंजनों की दुगनी कीमत पर खरीदारी, 40 अरब रुपए के रिकॉर्ड खसारे का सामना। ख्वाजा साद रफ़ीक के 5 साला दौर में रेलवे को 164 अरब रुपए और पीपल्स पार्टी के दौर में 126 अरब रुपए का ऑपरेशनल खसारा हुआ। अमरीकी इंजनों की 150 रेलवे आमदनी 50 अरब रुपए हो गई, ये कह रहा है रेलवे का तर्जुमान। साद रफ़ीक साहब बबांगे दोहल
छाती फुला फुला करके ये बताते रहे कौम को कि कौम जाग जाओ, मैंने लालू प्रसाद यादव से भी ज़्यादा रेलवे को जो है ना दुरुस्त कर दिया है। और जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो ना साद रफ़ीक हैं ना कोई और है। मेरा ख्याल ये है कि आपको पता है कि वो रावलपिंडी वाले मोहतरम शेख रशीद साहब भी रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं, बलोर साहब भी रहे हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। लेकिन जब हमें 2013 में रेलवे मिलता है तो रेलवे की पटरी जो बॉक्स है, डब्बे हैं, वो खड़े रहते थे और उसका जो इंजन है वो ख़राब हुए में ज़्यादा मिले थे। और जो चाइना से इंजन आए वो भी आपको पता है किसने ख़रीदे, कैसे आए, वो भी एक पूरे वाक़यात हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने रेलवे में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी लाई है। आज घर बैठे हर शख्स उसकी ऑनलाइन टिकटिंग करवा सकता है और रेलवे में उन्होंने किसी की सिफारिश भी नहीं मानी। अगर दुरुस्त है। मैडम शाहिदा रहमानी साहबा, इससे पहले कि मुझे वक्फा लेने के लिए कह दिया जाए, मुझे ये बताइए कि किन अल्फाज में मैं नदीम अफजल चंद साहब के पार्टी छोड़कर जाने, दागे मफारकत, सियासी दागे मफारकत देने पर ताज़ियत का इजहार फरमाऊँ। और ये मुझे बताइए कि अगले दिनों में आप मज़ीद कितनी विकटें खड़कती देख रही हैं? अब तो लग रहा है कि शौकत बसरा साहब ही रह जाएंगे। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की हवाएं चलती हैं, बहुत से लोग इधर से उधर, उधर से इधर, ये सिलसिला अभी इलेक्शन तक चलता रहेगा। और नदीम अफजल चंद के लिए जनाब चेयरमैन साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो नजरियाती वर्कर होते हैं, आइडियोलॉजिकल वर्कर होते हैं, वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। और इन पर पार्टी ने बर्दाश्त किया, इनको हर तरह से इज्जत दी और तब मुख्तलिफ की पोस्टों पे नवाजा। अगर ऐसे लोग दागे मुफारकत दे के जाते हैं तो वो नजरियाती नहीं नजर आती है। मैडम प्लीज मुझे एक और सवाल यहाँ पे दागने दीजिए। ये मुझे बताइए, बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और आप भी उसको बिल्कुल सही कोट कर रही हैं कि जो नजरियाती हैं वो मौसमों की तरह बदलते नहीं हैं, लेकिन फिर उन लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के और आला मनासिब दे देना, यानी एक ऐसा आदमी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग पर जिसने मिठाई बांटी हो वो आपके पिछले अदवार में आला तरीन ओहदों तक पहुंच गए, तो फिर उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब को ये ख्याल नहीं आया या जरदारी साहब को? देखिए, जब पार्टी में आते हैं तो हर शख्स अपनी अहद व पैमान के साथ अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है और हर पार्टी के दरवाजे सबके आने के लिए भी खुले होते हैं और जाने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं होती। यही वजह होती है कि लोग चले जाते हैं। तो जब आते हैं उनको वेलकम भी किया जाता है, उनकी सलाहियतों को देख के ओहदे भी दिए जाते हैं, लेकिन नजरियाती वर्कर जो होता है वो हमेशा नजरियाती होता है। और अगर किसी का चेंज हो जाता है और वो पीपल्स पार्टी के नजरिए से मुतासिर हुआ तो बहुत से ऐसी तवील लिस्ट है जो कि आज तक पार्टी से वफादारी निभा रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, उस्मान डार साहब मुख्तसर से बिल्कुल जवाब इनायत फरमाइए ताकि फिर मैं ब्रेक लेने का सोचूं। ये मुझे बताइए, ये पार्टियों में वफादारी, ज़ाती वफादारी और वो भी लीडरशिप से, यही वाहिद पैमाना क्यों है? यानी वो अगर इमरान खान को के बारे में अच्छे कुछ अल्फाज कहता है तो आप उसको पार्टी में ले लेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो कितना कंट्रोवर्शियल आदमी है। मिसाल के तौर पे अब मैं एक हज़रत का नाम लूँगा तो फिर कोई मामलात हो जाएंगे। वो कभी एंकर होते हैं, कभी दानिश्वर होते हैं, कभी स्कॉलर होते हैं, कभी राइटर होते हैं। यानी सास भी कभी बहू में एक कैरेक्टर था, कभी वो प्लम्बर होती है, कभी लॉयर होती है, कभी अजीब होती है। तो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में रख लेना और उसके बाद फिर तालियां बजाना और वो फिर तब्दीली की नवीद देना, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, सर दिखाएं, मैं देख रहा हूं, बोलिए। नहीं, वो मोहतरमा बोल रही हैं वो सर वो दिल में कह रही होंगी, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी, मुझे उनकी आवाज़। अच्छा जी, देखिए, पहला सवाल तो पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, पार्टियों से जो आ रहे हैं उनमें मेजॉरिटी जो है अपनी लीडरशिप के रवैये से, जो नाला रवैया या उनके जो फैसले थे, बिलखसूस पीपल्स पार्टी ने जो मुकमका की सियासत की गुज़श्ता 7-8 साल, उनके सामने थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो कारकुन थे, उनके जो लीडरशिप थी पंजाब में, बिलखसूस आपने देखा इनका सफाया हो गया। मफामत के नाम पे, मसाके जमहूरियत के नाम पे जो इन्होंने मुकमका कर रखा था। अब बात करता हूँ मैं नून लीग की, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं
उसमें भी बड़े मियां साहब का रवैया और उनका पार्टी लीडरशिप का रवैया जो उनके पार्लियामान थे उनके सामने थे। सर वैसे एक बात बोलूं, करप्शन सर सामने आई है, उस्मान साहब मुझे ब्रेक के लिए जाना है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है उस्मान साहब, को छोड़ के आ रहे हैं। सर ये मासूमियत की इंतहा है कि मतलब अगर एक आदमी ने अपने लंगड़े होने का जवाब कुछ फराम किया, उसने बाटा कंपनी पे इल्जाम धर दिया कि उसने जूता सही नहीं बनाया इसलिए मैं लंगड़ा रहा था, ये तो वो वाली बात हो गई कि इलेक्शन करीब आते ही उन्हें अपनी पार्टी क़यादत में ऐब नजर आने लगा और इमरान खान में सुरखाब के पर नजर आने लगे। मासूम लोग हैं आप लोग। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक आएंगे तो मजीद जानेंगे पाकिस्तानी सियासत के असरार और रमूज। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। राना अरशद साहब, सर मैंने जिस मासूमियत का तज़किरा फरमाया था, ये मासूमियत सर नून लीग में भी बहुत दिखाई देती है। यानी वो तमाम लोग जो जनरल मुशर्रफ के आगे पीछे घुमा करते थे, उनकी अदाओं की तारीफ़ किया करते थे, उनके साथ अपनी वफादारी का दम भरा करते थे, बाद में चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे थे, कुछ लोग तो बाकायदा मिनिस्टर बनाए गए, कुछ लोग तो अभी तक मौजूद हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बखूबी जानते होंगे। फिर एक साहब तो इतने अमीर हुए कि उन्होंने और वो मुकाम हासिल किया और आज वो बैठ करके नवाज शरीफ साहब के बारे में खुश गुमानियाँ फरमा रहे होते हैं। सर जिस वक्त इक़्तिदार की अनान आपके हाथ में होती है, ये जो सियासी पंछी हैं जो हर बरसात में अपना ठिकाना चेंज करते हैं, इनको डिस्करेज करके, इनको डिसओन करके, इनको किससे पारीना बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि अपना भी एक रास्ता खोलना होता है। जी मैं समझता हूँ कि ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें अगर आप 12 अक्टूबर 1999 को देखेंगे, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और उसके बाद 2002 की कौमी असम्बली में मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब थे और उसी तरह काफ लीग और शेख रशीद साहब और ज़फ़रुल्लाह जमाली, बड़ा छोटे सूबे का दर्द दिल से उठता है अब इनके। वो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी मासूम मैं समझता हूँ कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान अब भी हैं, लेकिन वो भी बलूचिस्तान से थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फिर उस वक्त पार्टी से तकरीबन 18 या 20 है मैंने राव सिकंदर इकबाल की क़यादत में आए, फैसल सालेयात और काफ लीग का प्राइम मिनिस्टर बनता है। फिर आप देखें कि 2008 से लेकर 2013 तक जरदारी साहब की गवर्नमेंट रहती है और वो एक ऐसा टनोर, जब आप देखेंगे परवेज़ इलाही साहब जो काफ लीग कातिल लीग कहते रहे जरदारी साहब, फिर परवेज़ इलाही साहब ने अपने लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्रिएट करवाया, ये तारीख गवाह है। और परवेज़ इलाही साहब ने सूबाई असम्बली में, जिसका मैं भी जी, ये तो वो सारी बातें आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जो मेरे सवाल की तौसीक कर रही हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ ने गलती की वो जरदारी साहब ने दोहराई और वही गलती फिर आप भी करते रहे, तो ज़्यादा कसूरवार तो आप हुए क्योंकि इल्म वाले हैं, शऊर वाले हैं, जमहूर वाले हैं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ आप ये देखें कि उस वक्त 2001-2002 में भी नैब बनाया गया था मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने के लिए, और उस वक्त का आज का कंपैरिजन करें कि नून लीग से लोगों को ले जाने के लिए नैब इस्तेमाल होता था। आज नैब मौजूदा गवर्नमेंट ने, हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया किसी भी अदारे को। देखे ना, पॉलिटिकल लोग मासूम होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन आज देखें जिस तरह मोहतरम इमरान खान साहब ने ये दोबारा कहिएगा, हमाम खोला हुआ है। ये पॉलिटिकल लोगों के बारे में क्या आपने कहा? नदीम अफजल चंद साहब हों, ये पॉलिटिकल लोग अगर सारे मासूम होते हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लिहाज ओढ़ के सो जाना चाहिए, फिर मैं तो सारी बातें फरोही कर रहा हूँ। मैंने जो जिस लिहाज से मैंने बात की है कि जब वो किसी चीज को फेस नहीं कर सकते, नारे लगा सकते हैं, वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एनी हो कुछ और भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मैंने इस सेंस में बात की। मैं समझ गया। आज देखें कि जो मोहतरम इमरान खान नियाज़ी साहब ने ड्राई क्लीन हमाम खोला हुआ है कि नदर गोंदल साहब पीओ पार्टी में है तो करप्ट है, आशिक फरदौस अवान साहब पीओ पार्टी में है तो करप्ट है, राजा रियाज उधर है तो करप्ट है, अफजल चंद उधर है तो गलत है। आज नियाज़ी साहब के साथ खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी है। और मैं ये अर्ज कर सकता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर
कि हम मौजूदा पीटीआई को पार्टी की बी टीम कह सकते हैं कि वो तमाम ओहदेदार जो थे सर पीपल्स पार्टी से उसका वर्जन ले लेना निहायत जरूरी है यहाँ पे। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, ये मुझे बताइए, इस सवाल पे तो मैं नहीं आता, मुझे ये बताइए सबसे पहले, इस वक्त नून लीग को जो कहा जाता था कि हुकूमत में भी है और अपोजिशन भी फरमा रही है, एंड वही काम इस वक्त वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत वो करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले तक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने SSGC को तकरीबन मतून किया, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप उनको बैन कर दिए, आई डोंट इवन केयर। उसके बाद फिर उन्होंने के इलेक्ट्रिक का तकरीबन साथ दिया। उसके बाद उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को एक मासूमाना किस्म का खत लिखा, फिर वो खत दोबारा लिखा, और 2 या 4 रोज के बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी जारहियत दुनिया देख सकती थी, और उस जारहियत में उन्होंने के इलेक्ट्रिक को भी लताड़ दिया। और अब नया जो पत्ता फेंका गया है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें वजीर आजम हाउस चलें धरना देने के लिए। क्या यही काम रह गया है वजीर आला का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? धरना ही देना था तो जब विफाक में आप मौजूद थे, जब आपका सब कुछ था, तो आप उस वक्त क्यों ना कर सके? ये नून लीग की हुकूमत के कंधे पे बंदूक रख करके चलाने की क्या जरूरत थी? देखिए जी, आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा वफाकी गवर्नमेंट को इज्जत दी। हमने वो काम नहीं किया कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर पंजाब जाता था तो वजीर आला पंजाब कभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं करते थे। हमने बाकायदा विफाक को विफाक की हैसियत में इज्जत दी, लेकिन 12 खतूत लिखने के बाद, 12 तमाम एहतिजाज के बाद, तमाम इजलासों में भरपूर तौर पे CM सिंध ने तमाम सूबों के मैं समझती चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने सूबों के हकूक के लिए आवाज उठानी है, जो उनको कौम ने जिम्मेदारी दी है, जो एतमाद किया है, और वो अपने सूबे के वजीर आला है। जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा था कि हमने खत लिखे वफाक को, वजीर आजम पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद अगर मसाइल नहीं हल हो रहे, और एक तरफ के इलेक्ट्रिक ने कराची की शहरियों को जो ओवर बिलिंग या जिस तरीके से वो फ्यूल की मद में पैसे, मैडम ये तो वो उस वक्त से कर रही है, ये तो वो उस वक्त से कर रही है जब आपका वजीर आजम था, सदर था, चेयरमैन सेनेट था, या व्हाटएवर था। क्यों याद आया जब गर्मी शदीद है तो फ्यूल गैस को भी याद आ रहा है कि हमारे बैलेंस है, और के इलेक्ट्रिक को, तो ये जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। इसमें आप नहीं देख रहे कि गैस और नेपरा विफाकी हुकूमत। अच्छा, बस मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। उस्मान डार साहब, सर आखिरी सवाल जरा मुख्तसर सा अगर मुझे इनायत फरमाते हैं जवाब। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, बात खत्म। एक दूसरी खबर बता रही है पख्तूनख्वा में गधों की अफजाइश का फैसला, मतलब कोरिलेट कर सकते हैं आप इन दोनों चीजों? बड़ा ही खुश, देखिए चीफ जस्टिस साहब को खैबर पख्तूनख्वा में खुश आमदेद कहते हैं, बड़ा ही खुशाइन है जी वो आए हैं। देखने वाली बात यह है कि दीगर सूबों में जो जमातें 35-35, 40-40 सालों से बैठी हैं, उनके क्या नताइज हैं या उनकी क्या परफॉर्मेंस, और खैबर पख्तूनख्वा में हमें तो सिर्फ 5 साल अभी हुए हैं, तो उसको देख लें जब हम आए थे क्या थे तो अब क्या हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सूबे के, और IGP पुलिस के जो हैं, आपने उनके कमेंट्स देखे ही हैं, तो कम से कम उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और IGP के काम को सराहाया। गॉट योर पॉइंट सर। प्रोड्यूसर साहब से आपकी पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है, उन्होंने फौरन वाइंड अप करने का हुक्म सादिर कर दिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।